वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे कंजक्शन। जैसा कि इसकी पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कंजक्शन, उसकी परिभाषा, और उसमें हमने एक कंजक्शन के काइंड के बारे में भी चर्चा किया था और कुछ कंजक्शंस का हमने उसमें जिक्र भी किया था। आइए ये जो आपकी क्लास है इसमें हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस आर, यू में से हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। तो एक बेसिक स्तर से अगर बात की जाए तो कंजक्शन के दो प्रकार हैं। अगर एक साधारण तरीके से बात की जाए तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कौन कौन से हैं, आइए उनको देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन की हिंदी होती है संयोजक के प्रकार या जोड़ने वाले के प्रकार। तो अध्ययन की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से और बहुत से ग्रामरियन ने, बहुत से व्याकरणविद ने जो कंजक्शन को मेनली मुख्य तौर से कंजक्शन को दो भागों में विभाजित किया है। पहले का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरे का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। फिर से देख लेते हैं। पहले का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरे का नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग जैसा कि एक वर्ड है, अगर इनको मिला देंगे कोऑर्डिनेटिंग को तो एक वर्ड बनेगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समकक्ष, और समकक्ष को और सरलतापूर्वक समझा जाए तो समान, साथ में रहने वाला, समान जाति वाला, समान जाति का बोध कराने वाला, समान श्रेणी का बोध कराने वाला, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो हिंदी होती है उसका मतलब होता है समान श्रेणी या समान कोटि का होना, समान श्रेणी या समान कोटि का होना। तो इसको और भी सरलतापूर्वक कैसे समझा जा सकता है, जैसे आप सब लोग किसी न किसी विलेज से, किसी न किसी गांव से संबंध रखते हैं, तो कुछ भी आप लोगों का पड़ता है या कोई भी ऑकेजन पड़ता है, शादी विवाह या कोई भी त्यौहार हो गया, बहुत से फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे जो बहुत सहयोगी होते हैं या जिनको हम कहते हैं नहीं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी जात से हम हैं, तो मैक्सिमम हम ये कोशिश करते हैं कि अपने ही जात के लोगों को जो है इनवाइट कर दिया जाए, आमंत्रित कर दिया जाए। अपने ही जात के लोगों को ज़्यादातर आमंत्रित कर दिया जाए, ज़्यादातर लोगों को बुला लिया जाए, ज़्यादातर लोगों को इनवाइट कर दिया जाए। तो इसी तरीके से जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो समान श्रेणी या समान कोटि के वाक्यों को या पदबंधों को, उपवाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। या ऐसे वे वर्ड्स या ऐसे वे शब्द जो समान जाति या समान कोटि के शब्दों को, उपवाक्यों को, उपबंधों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कितने लोग आएंगे, और नेक्स्ट जो इसकी क्लास रहेगी वो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर रहेगी, तो उस पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। आज केवल और केवल इसमें हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और यू में से हाउ मेनी कंजक्शंस आर in the category of coordinating conjunctions, or how many conjunctions can be considered as a coordinating conjunctions, or how many conjunctions are in the form of coordinating conjunctions. And whatever I have expressed before all of you, the meaning of all these sentences, the meaning of all these sentences are equal. Whatever is easy to understand you may understand easily without any hesitation and delay. Then let us see how many words are in the category of
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देन लेट अस सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो उसमें कौन कौन से हैं? पहला आपका है एंड, दूसरा है बट, तीसरा है आर, चौथा है नार, पांचवा है फार, छठवां है आपका येट, सातवां है सो, आठवां है एज वेल एज पूरा, और नौवां है ईदर आर, दसवां है नीदर नार, आफ्टर दैट 11th आपका है देन, उसके बाद है देयरफॉर। तो टोटल आपके हो जा रहे हैं 13 और 14 हो जा रहे हैं। तो इसमें आपके क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 6, हाउ मेनी कंजक्शंस आर वेरी नेसेसरी और हाउ मेनी कंजक्शंस आर यूज्ड so many times, then we shall focus only on those conjunctions which are used so many times in your NCERT book, or in which book you have preferred, or whatever book you have preferred, all of you have preferred। तो मैक्स ऑफ द स्टूडेंट इस समय जितनी भी बुक्स चल रही हैं वो NCERT पर ही चल रही हैं। तो उनमें जो बहुत ज़्यादा टाइम यूज किया गया, बहुत ज़्यादा बार जो यूज किया गया है, उन्हीं पर हम जो है एक विस्तृत चर्चा करेंगे और उन्हीं कंजंक्शंस को, उन्हीं संयोजक को, उन्हीं जोड़ने वाले शब्दों को एक एक ले करके उनका हम किस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग किया जाए, किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की संज्ञा दी गई है, उनके बारे में सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे? जैसे आपका पहला वर्ड क्या है? एंड है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एंड का प्रयोग कब हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि समान जात या समान कोटि के शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ, पदबंधों के साथ, उपवाक्यों के साथ ही हम इन कंजंक्शंस का, इन संयोजकों का, इन जोड़ने वालों का प्रयोग करेंगे बार बार। रिमाइंड इट वेरी केयरफुल्ली, जस्ट मेंटेन ए पर्टिकुलर प्लेस टू रिमाइंड these conjunctions in a very minute way, in a very lucid way, in a very proper way, then you will understand easily. Then firstly we shall see use of and, as here is written use of coordinating conjunctions। यहाँ पर हम सीखेंगे कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब समान श्रेणी के जो संयोजकों का किस तरीके से प्रयोग होता है, समान श्रेणी के जोड़ने वालों का किस तरीके से प्रयोग होता है सेंटेंसेज में, किस तरीके से उनको हम मान लें कि ये समान श्रेणी के साथ जुड़ते हैं, इन सब चीज़ों पर अच्छे से देखेंगे। जैसे पहला आपका है एंड। तो एंड का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। मोहन और सोहन मित्र हैं। देखिए मोहन एक पुरुष है, सोहन भी क्या है? एक पुरुष है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों को जोड़ने का काम एक पर्टिकुलर वर्ड कर रहा है जिसका नाम क्या है? एंड है। तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं? इसी को आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि मोहन और सोहन को क्या किया है? जोड़ने का काम किया है। तो ये तो दो वर्ड को जोड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे बट का प्रयोग। बट का प्रयोग आप लोग जानते हैं, बट का मतलब होता है लेकिन। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। बट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? लेकिन। देखिए इसमें हम ये शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हम बता दें जो आपसे ओवर हो जाए। बस चीज़ों को बहुत ही बेसिक से सीखिए, बहुत ही
एकदम आधार से सीखिए कि किस तरीके से, उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बिल्डअप होता जाएगा वैसे वैसे और भी चीज़ों को सीखा जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बट मीन्स होता है लेकिन, बट का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, लेकिन। तो लेकिन देख लेते हैं, लेकिन क्या है, तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग कैसे होगा, आप ये देख सकते हैं, माई फादर, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। देखिए माई फादर इज पुअर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ड कर रहा है जिसका नाम क्या है, बट। तो समान श्रेणी के हैं पुअर और ऑनेस्ट, एक समान श्रेणी की मिलती जुलती बात हो रही है कि नहीं। तो इस तरीके से ये भी हो गई बात आपकी, जो है बट पर देख लिया गया। तो इस तरीके से और भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, मेरे पिताजी क्या हैं, गरीब हैं लेकिन क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। ये जो वर्ड हमने अभी रेज कर दिया ऑनेस्ट, HONEST, बहुत लोग इसको उच्चारण करते हैं हॉनेस्ट, इस तरीके से बोलते हैं, ये बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हॉनेस्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल भी सही उच्चारण नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। देन व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, लेट अस सी व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो इस पर्टिकुलर वर्ड का जो है राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपका होगा ऑनेस्ट। क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी के साथ साथ आप लोग सीखते भी चलिए। ऑनेस्ट आ रहेगा ना कि हा रहेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, केवल क्या रहेगा, आ रहेगा ना कि हा रहेगा। ऑनेस्ट होता है। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन क्या हैं, ईमानदार हैं। ये आपका बट का प्रयोग हो गया। बट का प्रयोग एक एक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल सेंटेंस वी शैल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंजक्शन in a very lucid way, in a very minute way, in a very proper way, you may say. Then what is the third one? Third one आपका जो है वो आप देख सकते हैं आर का प्रयोग। तीसरा आपका क्या है, आर का प्रयोग। तो आर के प्रयोग को भी अच्छे तरीके से देख लिया जाए, कैसे आर का प्रयोग होगा। ये आपका है सी मस्ट वीप आर डाई। अब इसका मतलब देख लीजिए, सी मस्ट वीप आर डाई। ध्यान दीजिएगा, वीप का मतलब होता है रोना और डाई का मतलब क्या होता है, मरना। डाई शब्द का जो पर्टिकुलर मतलब होगा, डाई मतलब क्या होता है, मरना। सी का वीप का मतलब होता है रोना और डाई का मतलब क्या होता है, मरना। सी मस्ट वीप आर डाई, उसे रोना चाहिए या तो मर जा, उसे रोना चाहिए या तो मर जाना चाहिए। ये कौन सी बात हुई, अब लिख गई ये बात तो उसको मानना ही पड़ेगा। तो सी मस्ट वीप आर डाई, ये आर का प्रयोग हो गया। यहाँ पर देखेंगे, देखिए सी मस्ट वीप, यहाँ दो चीज़ें, एक रोना है और एक मरना, इनको कनेक्ट करिए, मरना रोना यानी कि समान श्रेणी के हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें मिल जा रही हैं। तो आपका ये पर्टिकुलर मीन हो गया, ये मतलब हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे सो का प्रयोग। सो के प्रयोग को चौथा हम देख लेते हैं, सो का प्रयोग। सो का प्रयोग इसमें हम देखेंगे विनय डिड नॉट वर्क। विनय डिड नॉट वर्क के बाद कामा का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। विनय डिड नॉट वर्क सो
ही फेल्ड। अब वर्क का मतलब ध्यान दीजिएगा, वर्क का मतलब पढ़ने लिखने से होता है, क्योंकि जब बात फेल और पास की होती है तो सीधे बात आ जाती है कि आपने मतलब इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर स्टडी, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर थॉरो स्टडी। इफ़ यू आर गुड एट इन दैट सब्जेक्ट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन एग्जामिनेशंस देन यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग थॉरली। थॉरली का यहाँ मतलब होता है बहुत गहनता के साथ, बहुत गहराई पूर्वक, बहुत अच्छे पूर्वक। सो का प्रयोग में हम और अच्छे से देखेंगे। विनय डिड नॉट वर्क, विनय डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड। यहाँ पर देखेंगे सो ही फेल्ड, विनय डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड, तो इसमें क्या है कि विनय ने अच्छे पूर्वक काम नहीं किया, या आप कह सकते हैं विनय अच्छे से पढ़ा नहीं, विनय अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए, सो का मतलब क्या होता है, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। विनय अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा इसलिए वो क्या हो गया। यहाँ पर सो जो वर्ड है इसका मतलब होगा इसलिए, इसलिए वो क्या हो गया, फेल हो गया। विनय ने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। तो यहाँ आपने सो का प्रयोग देख लिया, इस तरीके से आपका सो का प्रयोग हो गया। और भी देख लेते हैं सब कैसे किस चीज़ को यूज़ करेंगे। इसको आप लोग जो है अपने माध्यम से अपने हिसाब से जो है यूज़ करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका है बहुत ही अच्छा प्रयोग। नेक्स्ट जो आपका है जैसे फार है और सो हो गया, एज वेल एज हो गया, तो इसमें हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है उसी पर चर्चा की जाएगी। जैसे आपका ये पांचवा हो गया फार, फार सी विल वर्क, सी विल वर्क, इसको ध्यान दीजिएगा। सी विल वर्क कर लीजिए, या आप कह सकते हैं फार के प्रयोग को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए सी विल पास, सी विल पास, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सी विल पास फार सी वर्क्स अ वेरी हार्ड, इसको देख लीजिए आप लोग। फार का प्रयोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लिया जाए। सी विल पास फार सी वर्क्स हार्ड, यहाँ देखिए फार हमने कैपिटल लिखा है। सी विल पास सी वर्क्स वेरी हार्ड, वो पास मतलब वो एग्ज़ाम पास होगी, क्योंकि एग्ज़ाम को पास होने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही है। सी विल पास सी विल पास फॉर सी वर्क्स हार्ड, वो एग्ज़ाम में पास होने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। सी विल पास फॉर सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी विल पास फॉर सी वर्क्स वेरी हार्ड, वह एग्ज़ाम को पास करेगी क्योंकि एग्ज़ाम को पास होने के लिए वो बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। सी इज़ डूइंग वर्क हार्ड, और यू मे से सी इज़ वर्किंग हार्ड, या यू कैन से सी इज़ परमानेंटली कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड, यू मे से। ये हो गया फा का प्रयोग। अब नेक्स्ट जो आपका है इसमें देख लिया जाए। नेक्स्ट आपका है जो है एज वेल एज का प्रयोग। तो एज वेल एज का प्रयोग कैसे देखेंगे, छठवां है एज वेल एज, इनकी हिंदी पूरी बताई जा चुकी है आप लोगों को, इसको देख लेंगे एज वेल एज के प्रयोग को। राम एज वेल, राम एज वेल देखेंगे, राम एज वेल, राम एज वेल एज कौन सा नाम लें, हाँ अजीत,
राम एज वेल एज अजीत was present there, was present. राम एज वेल एज अजीत प्रेजेंट, मतलब राम के साथ साथ अजीत भी क्या था, वहाँ पर उपस्थित था। राम एज वेल एज अजीत प्रेजेंट देयर, तो राम एज वेल एज अजीत वाज प्रेजेंट हेयर, या प्रेजेंट, या जिसे आप बोल सकते हैं ये प्रेजेंट की और सही से स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट देयर, देयर। राम एज वेल एज अजीत वाज प्रेजेंट देयर, राम एज वेल एज अजीत वाज प्रेजेंट देयर। एज वेल एज से जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर पर्टिकुलर जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। राम एज वेल एज अजीत वाज प्रेजेंट देयर, ये एज वेल एज का प्रयोग हो गया। और देख लेते हैं और भी चीज़ें क्या हैं, जैसे आपका है ईदर आर, आइदर नहीं पढ़ते हैं बल्कि ईदर आर, ये 7वां है ईदर, इधर देख लिया जाए। ईदर का प्रयोग EITHER, ईदर आर। ईदर आर का मतलब या तो, ईदर आर का मतलब क्या होता है, या तो उसको देखेंगे हम किस तरीके से है। Either he is mad, either he is mad, और ध्यान दीजिएगा, either he is mad or he feigns madness, or he feigns FEIGNS, फेंस मैडनेस, फेंग्स नहीं है, फेंग्स रहेगा, ये जी साइलेंट इसमें रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इधर ही इज मैड और ही फेंग्स मैडनेस, या तो वह पागल है या तो पागल बनने का क्या कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। या तो वह पागल है, या तो वह पागल है, या पागल बनने का ड्रामा कर रहा है। फेंग्स मतलब जैसे फेक नहीं होते हैं, फेक चीज़ें करना, जो चीज़ वास्तव में ना हो उसको आप कर दें तो उसी को बोलते हैं फेंस। तो ये होगा इधर ही इज़ मैड और ही फेंस मैडनेस, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है नीदर का प्रयोग, तो नीदर का प्रयोग, नीदर ईदर आर हो गया। अब नेक्स्ट आपका हो गया NITHER, नाइदर मत आप लोग पढ़िएगा, नीदर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, बार बार इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग इज सो मेनी टाइम्स दैट डोंट प्रोनाउंस आइदर और नाइदर, ऑलवेज प्रोनाउंस ईदर एंड नीदर, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशंस वेरी केयरफुली। देख लेते हैं हम, नीदर ए बारोवर नार ए लेंडर बी, नीदर ए बारोवर BARROWER, स्पेलिंग भी हमारे साथ आप लोग याद करें। नीदर ए बारोवर नार ए लेंडर LENDER, लेंडर बी। बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सा क्लिष्ट है लेकिन अच्छे से समझ लीजिए। नीदर ए बारोवर नाट ए लेंडर बी, नीदर ए बारोवर नाट ए लेंडर। बारोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला। बारोवर का मतलब क्या होता है, उधार लेने वाला। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, उधार लेने वाला। लेंडर का मतलब ही उधार लेना। तो क्या है, नीदर ए बारोवर नार ए लेंडर बी, ना तो उधार किसी से लीजिए ना तो उधार किसी को दीजिए, ना तो उधार किसी से लीजिए ना तो उधार किसी को दीजिए। बड़ी स्ट्रिक्ट बात है, जान लीजिए आप लोग। नीदर बी ए बारोवर, देख लीजिए, नीदर
ए बारोवर नार ए लैंडर बी, नीदर ए बारोवर नार ए लैंडर बी, ना तो किसी से उधार लीजिए ना तो उधार दीजिए, इसका यही मतलब है। इस तरीके से हमने इन सब के ऊपर अच्छे से चर्चा की, हमने अपना प्रयास किया कि आप लोगों तक हमारी बात अच्छे से समझ में आए, और इस बात को पहुंचने में आप तक अगर कोई भी किसी भी तरीके की कमी रह गई हो तो उसको आप लोग जो है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हम तक प्रेषित करें, हम तक पहुंचाएं, उस पर और भी अच्छे से वर्क किया जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी एक तरीके से हमारे लिए, आप सब के लिए जो है खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे मित्र थे, मेरे मित्र प्लस मेरे स्टूडेंट जिसे आप बोल सकते हैं, मेरे मित्र प्लस मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट दोनों आप कह सकते हैं, उन्होंने जो है इसी साल 2013 में 2023 में ही एक एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम का नाम है गेट। और उस एग्ज़ाम को देने से पहले उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा राय मसला किया कि सर बताइए किस तरीके से इस पर प्रिपरेशन की जाए, क्या चीज़ें कैसे पढ़ी जाएँ, कहाँ से पढ़ी जाएँ। मीन्स यू मे से दैट पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड दैट पर्सन इज़ द सेकेंड टॉपर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो उनके बारे में बस उन्होंने एक छोटी सी सफलता अर्जित की है कि उन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया, और उस गेट के एग्ज़ाम में उनकी पूरे भारत भर में, जिसे आप AIR बोलते हैं, AIR जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, AIR, ये कैपिटल कर दे रहे हैं, AIR जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक में उनकी जो है 38th प्लेस लगी हुई है। आप लोग जान लीजिए कि पूरे इंडिया में उनकी 38वीं प्लेस लगी हुई है, और दैट पर्सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज माई स्टूडेंट। तो कुछ दिनों में मैं उस शख्सियत से, उस व्यक्ति से, उस उदार इंसान से आप लोगों का परिचय करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ SB Curious।